और अब बात करेंगे बढ़ते हुए आगे शहर सरकार की। जी हां, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। 13 जुलाई को मतदान हुए थे और 214 निकायों पर करीब 77% वोटिंग दर्ज की गई है। इस तरह पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 43 जिलों में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में मतदान हुआ था। इसके लिए कुल 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें 1,627 मतदान केंद्र संवेदनशील थे, जबकि मतदान दलों में लगभग 34,000 कर्मचारियों अधिकारियों की तैनाती की गई थी। और आज काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 9 बजे इसका वक्त निर्धारित किया गया है। नतीजों पर आज नजर होगी। सभी निकायों में पार्षदों के 3,657 पद थे जिन पर वोटिंग हुई। इनमें से 69 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे। आपको बता दें कि नतीजों पर आज लगातार INS 24/7 पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बचे हुए 3,578 पार्षद पद के लिए मतदान हुआ था। पार्षद पद के लिए 15,312 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पद 3,000 थे, लेकिन प्रत्याशी 15,000 के ऊपर थे। 5 नगर निगम के लिए मतगणना आज की जाएगी सुबह 9 बजे से। 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए भी मतगणना आज होगी। 5 महापौर के लिए 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, 44 दावेदार मैदान में हैं। और हम रुक कर लेंगे रायसेन का। हमारे सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, सुबह से ही हम लगातार आपसे अपडेट्स ले रहे हैं मतगणना स्थल को लेकर। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपके जरिए तस्वीरें देखी थी कि कर्मचारी अधिकारी लगातार पहुंचने शुरू हो चुके हैं। क्या इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशी और उनके समर्थक भी अब मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं? दिनेश, बिल्कुल, हमें बात किया तो सबसे यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच चुके हैं और समर्थक वो पहुंच चुके हैं अपनी अपनी पार्टी के। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जिनसे बात करते हैं, उससे बात किया है। यहाँ पर मतदान के बाद पर मतगणना होनी है, कितना यहाँ पर कितना इंतजार है लेके जा रहा है? मतगणना का हमारे सभी प्रत्याशियों कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कहा है। पूरी मक्का से सफेद हमारा कांग्रेस पार्टी के समस्त प्रत्याशी लड़ना अभी करना है। तो निश्चित ही इस जनता के आभार आशीर्वाद से और समर्थन से नगर पालिका परिषद रायसेन की बनने जा रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रथम चरण से निकाय चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर परिषदों में यहाँ पर भाजपा ने की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर कुछ दिखने में लग रहा है। पहले चरण की मतदान देखो, 16 नगर निगम में एक भी नगर निगम में कांग्रेस नहीं। 2 सीटें उज्जैन और कानपुर की बात करें तो मामूली अंतर से हमारे हैं। प्रशासन ने अपना घर मशीनरी का पूर्ण उपयोग किया और हम यदि वो 2 मामूली अंतर से नहीं आते तो 5-5 की बराबर होते। यहाँ 16 सीटों पर कांग्रेस शामिल नहीं थी, वहाँ 3 सीटों का खाता लगा है। इस सीट परिवर्तन की लहर पूरे महाराष्ट्र में चल रही है और अवैध किला था 52 साल से जहाँ कांग्रेस नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज कांग्रेस का वहाँ कब्जा में। बात कर ले जबलपुर की, बात कर ले अपन एक और जबलपुर के अलावा कौन सा हुआ, छिंदवाड़ा में कई साल से अगर बात किया जाए रायसेन जिले की बात करें, यहाँ पर 3 नगर पालिका और 5 नगर परिषद का यहाँ पर जो चुनाव हुए थे उनकी दूसरे चरण में उसकी मतगणना आज होनी है। कितना लग रहा है आपको कि यहाँ पर 3 नगर पालिका 5 नगर परिषद कांग्रेस की यहाँ पर जीत यहाँ पर जीतेगी? निश्चित ही 3 नगर पालिका कांग्रेस परिषद की बनने जा रही है और 5 नगर परिषदों में भी हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। ऐसा जनता का समर्थन हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ है। रायसेन शहर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से बात हुई, उससे कहना है जिस तरीके से यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जो है यहाँ पर निकाय चुनाव नगर पालिका नगर परिषद यहाँ पर जीत हासिल करेगी, ये उनको बिल्कुल। तो प्रत्याशी और जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दिनेश, आप जुड़ेंगे हमारे साथ इस वक्त 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुरैना से रविंद्र तिवारी, वहीं कटनी से योगेश खरे हमारे साथ जुड़े हैं। हम कटनी का रुख कर लेते हैं। योगेश, मतगणना को लेकर कटनी में क्या तैयारी की गई है, तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय चरण की चुनाव के बाद आज मतगणना कटनी में शुरू हुई है। 8:30 बजे से ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से निकलेगी और 9 बजे से मतगणना चालू होगी। इस मतगणना के कार्य में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ मतगणना स्थल पर करीब 500 कर्मचारी लगे हुए हैं और पुलिस बल के करीब 400 कर्मचारी लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 से एंट्री है, जहाँ से अभ्यर्थी और उनके पोलिंग एजेंट मतगणना एजेंट निकलेंगे। उसके बावजूद
यहाँ से मीडिया कर्मी को जा रहे हैं। सारी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मतगणना है वो मतगणना सबसे पहले होगी, डाक मतपत्र की गणना होगी, उसके बाद ही ईवीएम की मतगणना स्टार्ट होगी। रोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, और तमाम तैयारी यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है। मुरैना का हम रुख कर लेंगे, रविंद्र तिवारी जुड़े हैं। रविंद्र, मुरैना में भी तस्वीर क्या साफ हो चुकी है? मतगणना को लेकर पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही अभी थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, 47 वार्ड सहित एक नगर निगम महापौर के लिए यहाँ मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी है। इसके बाद 5 नगरीय निकायों के लिए बामौर, झुनपुरा, अंबा, जौरा, सबलगढ़ और विजयपुर में मतगणना होनी है, जहां पर सीईओ को जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां के प्रभारी बनाए गए हैं। यहाँ पर जहां तक की बात करें, भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों का इस रोड पर प्रवेश वर्जित है, जबकि ये मेन रोड है। इसके बाद आसपास की गलियों से डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कटनी एक बार हम फिर लिए चलते हैं दर्शकों को। योगेश खरे हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, कटनी की अगर हम बात करें तो काफी बड़े जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा भी यहां से दांव पर लगी हुई है। इस बार जो पूरा चुनावी समीकरण कटनी में बना हुआ था वो कैसा था और राजनीतिक दलों का प्रचार का जोर किस पर था? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूंगा, जो कटनी का महापौर का चुनाव था वो त्रिकोणीय संघर्ष पे आ गया था। कांग्रेस, बीजेपी और बागी जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो भी निर्दलीय उतर चुके थे। इस कारण ये महत्वपूर्ण सीट थी और इस महत्वपूर्ण सीट को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह जी का 2 बार दौरा हो चुका था और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इस कारण ये अहम हो गई थी। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी का था, तो जिसको देखते हुए जो मध्य प्रदेश की कटनी अहम सीट मानी जा रही थी, इसको लेकर राजनीतिक जितने भी अपना नेता थे बड़े, सबनों कटनी का रुख किया था। और आने वाला समय अब 2 घंटे बाद तय करेगा कि किसको सत्ता आसीन होती है कटनी की। बिल्कुल योगेश, आपने सही कहा। और पहले चुनाव के जब नतीजे आए थे तब भी चौंकाने वाले परिणाम कुछ जगहों से आए थे। सिंगरौली की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से जिस तरह से रानी अग्रवाल जीती थी, तो ऐसे में भाजपा कांग्रेस को भी एक झटका था। वहीं ग्वालियर की बात करें, पहले चरण का जो नतीजा आया था वहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई थी, भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन देखना होगा कि आज जो नतीजे आते हैं इसमें जो सत्ता पक्ष है उसके प्रतिनिधियों के साथ, प्रत्याशियों के साथ कितना जनता का समर्थन जाता है। योगेश, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनावी समीकरण था, जिस तरह से आपने बताया कि जो बागी थे उन्होंने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ा भी है, लेकिन कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे थे जो इस बार चुनावी मैदान में थे और जिनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है? देखिए, पहले हम बात करें भाजपा से, तो भाजपा से जिनने महापौर जी के जो प्रत्याशी उतरे थे, ऑलरेडी ये 2 बार की पार्षद रही। दूसरी चीज, जो निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी थी, ये भी 2 बार की प्रत्याशी थी, 2 बार की भी पार्षद थी। और रही अब ये कांग्रेस की, तो सबसे नया चेहरा कांग्रेस का था कि जो एकदम से इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी ये। और सबसे टक्कर जो है वो है कांग्रेस और वो बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में ज्यादा टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल जी, और हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे हलचल भी काफी हो रही है योगेश। मूवमेंट काफी बढ़ चुका है क्योंकि मतगणना का समय काफी नजदीक आ रहा है। योगेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे एक बार फिर से। दिनेश का, हमारे सहयोगी रायसेन से बने हुए, लगातार सुबह से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों के बीच। दिनेश, हमने देखा किस तरह से जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी अपने पोलिंग एजेंट के साथ, समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रायसेन में आज इस पूरी काउंटिंग को लेकर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि मतगणना केंद्र पर निश्चित तौर पर जो आवाजाही है वो बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पार्टी दफ्तरों की बात करें तो वहां पर भी क्या तैयारी कर ली गई है इस पूरी काउंटिंग को देखने के लिए, पूरी अपडेट्स के लिए? कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान दिख सकते हैं? बिल्कुल बात किया है तो जैसे ही यहाँ पर काउंटिंग का काउंटडाउन जो शुरू होगा और नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं शुरू से ही यहाँ पर स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर कौन कितना अपना दमखम दिखा पा रही है। जैसे ही यहाँ पर पार्टियों को इशारा मिलता है कि उनकी पार्टी यहाँ पर चुनाव में आगे जीत रही है और रफ्तार पकड़ रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं। कई यहाँ पर पटाखे फोड़ने की तैयारी कर लेते हैं, कई लोग यहाँ पर आतिशबाजी के साथ साथ अन्य जो मिठाइयों की यहाँ पर तैयारी की जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू
शुरू होगा और अब जो नतीजे सामने आएंगे, नतीजे सामने आने के बाद से प्रत्याशियों में यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं उनको भी लगे कि हाँ हम इस चुनाव में जो है कहीं न कहीं बाजी मार रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो सत्ता की है वो आग लगाए बैठे हैं। आग लगाने के बाद इस तरीके से चुनाव का जो कांडाव शुरू होगा, यहाँ पर वोटिंग की गिनती है वो यहाँ चालू होगी। जो जी बिल्कुल दिनेश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम रीवा लिए चलते दर्शकों को, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं दिनेश दहिया हमारे साथ, जो तस्वीरें पहुंचाएंगे काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी दिनेश, काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी रीवा में की गई है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में मतगणना का रखा गया है। यहाँ हर 45 टेबल लगा गए हैं और हर वार्ड की बात करें तो वार्ड में हर 15-15 टेबल लगाए गए हैं और पूरी तैयारी की गई। सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ की अगर हम बात करें दिनेश, तो कितनी नगर पालिका और परिषदों के लिए चुनाव हुआ था और कौन कौन से बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार दोनों दलों की ओर से उतारे गए थे? नगर परिषद की बात करें तो 9 प्रत्याशी ये हैं और रीवा की बात करें तो महापौर के लिए 13 प्रत्याशी हैं और 45 वार्ड में 214 महापौर पार्षद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़े नेता की बात करें तो कांग्रेस से है अजय मिश्रा बाबा और बीजेपी से बात करें तो प्रबोध व्यास जी भी है और आम पार्टी से दीपक सिंह चुनाव मैदान में है। अब 9 बजे निर्धारित समय 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और जैसे ही रुझान आने लगेगा। जी दिनेश, आप जुड़ेंगे हमारे साथ। हम एक बार फिर से रुक करते हैं मुरैना का। रविंद्र तिवारी हमारे साथ हैं। रविंद्र, मुरैना की हम बात करें तो काफी बड़ा क्षेत्र ये माना जाता है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी ये क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में दिग्गजों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जो जनता का रुझान है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार के चुनावी मैदान में अपने वोट के साथ गए थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के नतीजे के बाद ये मुरैना की सीट बहुत अहम मानी जा रही है। मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का गृह जिला भी है, यहाँ का संसदीय क्षेत्र भी उनका पड़ता है, यहाँ से वो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा बीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी एक गृह जिला माना जाता है। ज्योतिराय सिंधिया जी चलिए रविंद्र से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। योगेश का हम रुख करते हैं कटनी में। योगेश, निश्चित तौर पर मतगणना की तमाम तैयारी अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार जो राजनीतिक दल थे उनमें काफी ऐसे बड़े चेहरे भी थे जो जमीनी स्तर पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए। इनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन जहां तक बात करें तो प्रचार का इस बार का जो जोर था वो किन विषयों के साथ था? कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर राजनीतिक दल मैदान में उतरे थे, या फिर हम कहें कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में बहुत सारे ऐसे विषय थे जो कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़े थे, उनकी अनदेखी भी हो गई? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शहर की जो मुख्य समस्याएं थी, शहर के जाम की थी, सीवर लाइन की समस्याएं थी और भी ऐसे अन्य मुद्दे थे जो शहर विकास को लेके विपक्ष ने उसको भंजाया था। अब तो ये आगे जो आज परिणाम आएंगे उसके बाद ही तय होगा कि जनता ने किसको ताज पहनाया है, विकास को पहनाया है कि आने वाले प्रत्याशी को पहनाया है। जी योगेश, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम रविंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र, आप हमें जानकारी दे रहे थे, आपकी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जिला, ये संसदीय क्षेत्र उनका पड़ता है, यहाँ से वो सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा बीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ा चेहरा माना जाता है भाजपा का, वो यहाँ का उनका ये गृह जिला भी है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने यहाँ कई रैलियां की, रोड शो किया। मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र तीनों नेताओं की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चंबल जिस प्रकार से ग्वालियर के नतीजे आए हैं उसके बाद नेताओं में हलचल बढ़ गई है, भाजपा में खलबली है कि कहीं ये नतीजे मुरैना में भी ना आ जाए। और बहुत हद तक माना भी जा रहा है कि ये नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जा भी सकते हैं, क्योंकि जनता का जो रुख है, भाजपा की जो पिछली नगरीय सरकार थी उसको लेकर लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, क्योंकि साफ सफाई यहाँ का मेन मुद्दा है। नगर जल भराव, साफ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा है और नगर निगम बनने के बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण यहाँ लोगों में आक्रोशित कहीं ना कहीं थे। और वो मुझे लग रहा है कि मतपत्र में मतदान के दौरान वो नतीजा सामने आ सकता है। अभी थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है, 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि नगर सरकार किसकी बनने जा रही है। बिल्कुल, तो नगर सरकार किसकी बनने जा रही है, इस पर जो नतीजा है वो साफ हो सकता है।
और हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे रायसेन का। दिनेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के दिल की धड़कन भी तेज हो रही, क्योंकि घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से आपने प्रत्याशियों से बात की, यहाँ पर प्रतिनिधियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। हर बार जो दावा होता है वो अपनी अपनी सरकार बनाने का होता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो पिछले बार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है इस क्षेत्र में, जो जनप्रतिनिधि जीत कर आए थे, उनका कैसा रहा और क्या जनता उनके इस पूरे कार्यकाल से संतुष्ट नजर आई? दिनेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। जी रीवा की बात करें तो यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी और कांग्रेस में दोनों में कड़ी टक्कर है। अब इस बार आम पार्टी की टक्कर में है। और बात करें तो अभी हाल ही में सिंगरौली में आम पार्टी ने कब्जा जमा लिया है, उसका असर रीवा में भी पड़ सकता है। बात करें तो यहाँ मुद्दे की बात करें तो यहाँ मुद्दा जल भराव को लेके है और नालियां और मीठे जल पानी के लिए। इसी मुद्दों में जनता इस बार वोटिंग कर रही है। अब जल्द ही अब रुझान आएगा, अब उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसका पल्ला भारी था। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहीं आप कटनी की बात करें, योगेश, कटनी में जो बुनियादी मुद्दे थे वो इस बार आपने बताया कि इस मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जो जनता है वो चुनावी मैदान में गई थी, लेकिन राजनीतिक दल किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे? क्या जनता से उनका सरोकार था या फिर जो सीधा फोकस था वो एक दूसरे पर ओछी राजनीति करने का ही था, आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित होकर रह गया था? देखिए, बताना चाहेंगे कि जो भाजपा थी वो तो विकास के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी थी और वोट मांगने आई थी, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बोला इस विकास के विरुद्ध बात की थी कि आखिर सत्तारूढ़ पार्टी ने शहर में क्या विकास किया। और वहीं सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि दोनों को चैलेंज करते हुए जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए थे वो अपनी समाज सेवा को लेकर ये वोट मांगने उतरे थे। अब तो ये बता रहे हैं कि 9:30 बजे के लगभग पहला रुझान आएगा, उससे ही समझ में आएगा कि आखिर जनता ने किसको समाज सेवा को वोट दिया, विकास को दिया, या किसी और मुद्दे को लेकर उन्होंने विरोध में वोट दिया। ये तो अब तय करेगा 9:30 बजे के बाद। बिल्कुल, 9:30 बजे के बाद स्थिति कटनी की स्पष्ट हो जाएगी, जब पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसका रुझान सामने आ जाएगा। योगेश, रविंद्र और दिनेश, आप तीनों सहयोगी जुड़े रहेंगे मेरे साथ।